बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं डिस्कस करने वाला हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर्स को। जब हम DSM-5 को खोलते हैं तो पेज नंबर 123 पे आपको एक चैप्टर मिलता है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या है, इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। बेसिकली बाइपोलर का मतलब होता है एपिसोड्स ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन। बाइपोलर, बाय का मतलब होता है टू, पोलर का मतलब होता है टू पोल्स। इसमें दो पोल होते हैं, कभी डिप्रेशन कभी मेनिया या इकट्ठा, इस तरह करके जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब इसमें हम बाइपोलर तो चले हो गया, और रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पूरा फुल बलून चैप्टर है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के नाम से। और इसमें बाइपोलर 1 आ जाता है, बाइपोलर 2 आ जाता है, इसमें साइक्लोथेमिया आ जाता है, उसके अलावा इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर NOS या नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड आ जाता है। चलिए देख लेते हैं, इसको रीडिंग करते हैं कि क्या है ये। बाइपोलर डिसऑर्डर आर debilitating mood disorder. Basically, it's a mood disorder characterized by period of mania, hypomania and periods of depression. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें बाइपोलर का मतलब भी क्या होता है कि एपिसोड्स होते हैं, मेनिया के हो सकते हैं, हाइपोमेनिया के हो सकते हैं, डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर कॉमनली नोन एज मैनिक डिप्रेशन, इसको मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि एपिसोड है ना ये, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन। is a mood disorder characterized by periods of elevated mood and periods of depression. इसमें कभी एलिवेटेड मूड होता है, मेनिया आपको पता है क्या है कि एनर्जी इंक्रीज हो जाना, एलिवेटेड मूड हो जाना, यूफोरिक मूड हो जाना। डिप्रेशन जो है वो सैडनेस है। तो ये आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ते भी हैं कि मेनिया क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। सिंपली आप भी ये याद रखें कि इसमें एपिसोड्स होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में एपिसोड्स होते हैं जिसमें मैनिक एपिसोड हो सकता है, हाइपोमैनिक एपिसोड हो सकता है और डिप्रेशन एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है। The elevated mood is significant and is known as mania and hypomania depending on the severity. ठीक है, एलिवेटेड मूड जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इंसान की लाइफ में। और ये एलिवेटेड मूड दो तरह का होता है, मेनिया का भी हो सकता है, हाइपोमेनिया का भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है? सोविटी पे। अगर सोविटी बहुत ज्यादा है एलिवेटेड मूड की तो मेनिया होगा, अगर सोविटी कम है तो हाइपोमेनिया। Both manic and depressive episodes are so intense that they interfere with everyday life. यानी जब हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की तो मैंने आपको बताया कि मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं। तो ये एपिसोड इतने ज्यादा होते हैं कि ये आपकी जिंदगी के जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है, वो चाहे जॉब से रिलेटेड है, स्कूलिंग से रिलेटेड है, एकेडमिक्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपके, उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। Between cycles of manic and depressive states, the individual will more will often experience normal functioning. ये अब एपिसोड्स होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि मेनिया डिप्रेशन इकट्ठे भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में मोस्टली जो ज्यादा होता है वो होता है एक मैनिक एपिसोड आया या हाइपोमैनिक एपिसोड आया और उसके बाद जो है वो कुछ अर्सा पर्सन जो है वो नॉर्मल जिंदगी गुजारता है, उसके बाद फिर डिप्रेसिव एपिसोड शुरू हो जाता है। तो मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड के दरमियान में, बिटवीन साइकिल्स ऑफ मैनिक एंड डिप्रेसिव स्टेट्स, इंडिविजुअल ऑफन एक्सपीरियंस नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है जी, इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग को एक्सपीरियंस करता है, सुकून से होता है। मैनिक एपिसोड खत्म हुआ, साथ ही रिलैक्स हो गया, अपना जिंदगी गुजारा, फिर डिप्रेसिव एपिसोड शुरू हो गया। The risk of suicide among those with the disorder is a high greater than 6%. सुसाइड की जो रिस्क है वो ग्रेटर देन 6% है इस तरह के डिसऑर्डर्स में। While self harm occur 30 to 40% of the patient, लेकिन जो सेल्फ हार्म है वो 30 to 40% है, यानी कि अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, उसकी जो शरह है, जो रेशियो है वो 30 से 40% है। और सुसाइड की जो है वो 6% है, ग्रेटर देन 6%, 6% से कुछ ज्यादा। Other mental health issues such as anxiety disorder and substance use disorders are commonly associated. अब इसके साथ साथ बाइपोलर के साथ साथ क्या होगा, दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनमें एंजाइटी हो सकती है। ठीक है जी, सब्सटेंस यूज या अब्यूज हो सकता है इसमें। तो बाइपोलर क्या है जी? बेसिकली बाइपोलर का हमने जो डेफिनेशन देखी है थोड़ी सी, उसमें ये है कि ये एपिसोड्स होते हैं जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड्स हो सकते हैं। और इन एपिसोड्स के दरमियान में जो होता है
एक एपिसोड खत्म होता है, समटाइम ये जो है एपिसोड साइमल्टेनियसली होते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि किस तरह के सिनेरियो में और कंडीशन में इकट्ठे होते हैं। और समटाइम जो है ये वक्फे के साथ आते हैं। तो जब ये वक्फे के साथ आते हैं उस वक्त दो वक्फों के दरमियान में, यानी मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड जब गुजर जाता है तो उसके बाद इंसान अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देता है। उसके बाद जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड आ जाता है। DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या कहता है जी? While all of us feel highs and lows, हम सब कभी हाई फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं। ये हम सब के साथ होता है ना, कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत सैड होते हैं। एंड मे इवन एक्सपीरियंस यूफोरिया एंड डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर इज मच मोर सीवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर। लेकिन एक होता है रूटीन के साथ हम हाई लो फील करते हैं, कभी सैड हो जाते हैं थोड़े से, कभी खुश होते हैं। लेकिन एक होता है मैनिक हो जाना या हाइपोमैनिक हो जाना, डिप्रेसिव हो जाना। तो ये जो मेनिया और हाइपोमेनिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कब मीट करेगा कि जब आपका जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, या मेनिया या हाइपोमेनिया वो काफी ज्यादा होगा। The bipolar spectrum refers to the range in which these alternating moods may occur and include bipolar 1, bipolar 2, cyclothymia, and other specified bipolar and related disorder. तो ये बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है, जिसको बाइपोलर स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ब्रॉड टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, इस जिसके अंदर बहुत सारी जो और भी चीजें जो है वो समा सकें। अच्छा जी, for all these diagnoses to be made, the symptom must indicate a major change from person's typical mood. इन तमाम डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, जिसमें बाइपोलर 1 को डायग्नोस करने के लिए, बाइपोलर 2 को, साइक्लोथेमिया को, और OSP अदरवाइज स्पेसिफाइड बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए जरूरी है कि पर्सन के मूड के अंदर मेजर चेंज है। चलिए अब देख लेते हैं बाइपोलर 1 क्या है, फिर बाइपोलर 2 को देखेंगे, फिर साइक्लोथेमिया और फिर चौथे डिसऑर्डर को देखेंगे। बाइपोलर 1 मैनिक एंड मिक्स्ड, मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड, यानी मैनिक या मिक्स्ड। इसमें या सिर्फ मैनिक होगा या मिक्स्ड होगा, यानी मिक्स्ड क्या, मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगे। Diagnosis of bipolar 1 require the occurrence of one or more manic or mixed episodes. इनमें क्या होगा, one or more manic या mixed episodes। इसमें या सिर्फ एक से ज्यादा मैनिक एपिसोड होंगे या मिक्स्ड होंगे दैट लास्ट फॉर एट लीस्ट अ वीक, जो कि एक हफ्ते तक बरकरार रहेंगे। A manic episode is a distinct period of elevated or irritable mood। A manic episode क्या होता है, एक irritable mood होता है, elevated mood होता है, बहुत हाई हुआ हुआ मूड होता है, बंदा जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा होता है, यूफोरिक होता है, बहुत खुश लग रहा होता है, जल्दी जल्दी से डिसीजन ले रहा होता है, भाग दौड़ कर रहा होता है। इंसान को ओवर्ट इसका जो है बेसिकली वो बिहेवियर होता है, नजर आ रहा होता है दूसरों को भी, ये बहुत जल्दी डिसीजन ले रहा है, बड़ी भाग भाग के काम कर रहा है। People with mania commonly experience increase in energy, decreased need for sleep। ये इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, सोते कम है। With many often getting a little 3 or 4 hours to sleep, 3-4 hours बस सोते हैं। Some go days without sleep। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो बगैर सोए हुए कितने कितने दिन गुजार देते हैं। These are the characteristics of mania। A person experiencing mania may exhibit pressured speech, racing thoughts, low attention span, high distractibility, poor judgment। They may engage in risky behaviors or become aggressive। ठीक है जी, ये हाई इनकी जो स्पीच होगी वो प्रेशर्ड होगी, उसके अलावा थॉट्स, एक दिमाग में ख्याल आ रहा है निकल रहा है, दूसरा आ रहा है निकल रहा है, तीसरा चौथा पांचवा छठा दसवां ख्यालात पे ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं। टेंशन स्पैन बहुत लो होता है, एक काम करते हैं वो छोड़ के दूसरा शुरू हो जाते हैं, वो छोड़ के तीसरा शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत होती है, कोई सा भी थोड़ा सी चीज जो होती है उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जजमेंट बहुत पुअर होती है, रिस्की बिहेवियर्स होते हैं इनके, रिस्क वाले काम करते हैं, ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं, ड्राइविंग रिस्की करते हैं, उसके अलावा अग्रेसिव होते हैं। एज मेनिया बिकम मोर सीवियर, इंडिविजुअल begin to behave erratically or impulsivity। impulsiveness वही शुरू हो जाती है इसमें, जब मेनिया जो है वो और ज्यादा हो जाता है तो वो एक्टिविटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। फिर पुअर डिसीजन ले रहे होते हैं, अनरियलिस्टिक आइडियाज इनके आना शुरू हो जाते हैं फ्यूचर के बारे में। Many people experience psychotic feature। बाज लोग तो फिर जो है वो साइकोटिक फीचर्स को भी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं मेनिया के पीरियड में। अब मिक्स्ड एपिसोड, अच्छा ये तो हो गया था सिर्फ मेनिया का एपिसोड कि जब मेनिया आता है, जैसे हमने बाइपोलर में पढ़ा कि मैनिक और मिक्स्ड यानी मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स। बाइपोलर 1 में या सिर्फ मैनिक एपिसोड्स होंगे
या मिक्स्ड होंगे। मिक्स्ड का मतलब होता है या मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड हो। अच्छा जी, मिक्स्ड स्टेट आर ऑफन द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ मूड डिसऑर्डर। अब जब मिक्स्ड की बात, पहले तो हमने पढ़ लिया कि मेनिया का क्या था, तो ये सारा मेनिया से रिलेटेड था। मेनिया क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। एलिवेटेड मूड है और जल्दी जल्दी काम करता है बंदा, सोता कम है, पुअर डिसीजन होते हैं। अब आ जाते हैं मिक्स्ड एपिसोड। मिक्स्ड स्टेट आर ऑफन द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ मूड डिसऑर्डर ड्यूरिंग विच द रिस्क ऑफ सब्सटेंस यूज, पैनिक। अच्छा जी, बात मैं कर रहा था मिक्स्ड एपिसोड की स्टेट की। मिक्स्ड स्टेट आर ऑफन द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ मूड डिसऑर्डर। अब जब मिक्स स्टेट आ जाती है तो ये ज्यादा जो है वो खतरनाक मूड डिसऑर्डर का जो है वो स्टेट है। अब मिक्स में फिर मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड आ जाते हैं ड्यूरिंग विच द रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, पैनिक डिसऑर्डर, सुसाइडल अटेम्प्ट एंड अदर कॉम्प्लिकेशन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। जिसमें क्या होता है कि फिर पैनिक डिसऑर्डर के होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स मिलकर आते हैं, मिलकर ट्रिगर होते हैं इंसान की मूड में तब्दीली आती है, तो उस वक्त फिर ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। A major depressive episode is not required for diagnosis of bipolar 1 although it frequently occur। अब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो जरूरी नहीं है बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ मैनिक एपिसोड के साथ भी आप बाइपोलर 1 को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो DSM-5 के मुताबिक जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अकर होते हैं ड्यूरिंग बाइपोलर 1। आप याद रखें बाइपोलर 1 में सिर्फ मैनिक एपिसोड के बिहाफ पे भी जो है वो डायग्नोसिस दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैनिक एपिसोड भी होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि मिक्स्ड एपिसोड होते हैं। The depressive phase include persistent feeling of sadness, anxiety, guilt, anger, isolation, hopelessness, disturbance in sleep and appetite, fatigue, loss of interest in usual enjoyable activities, problems concentrating, loneliness, self-loathing, apathy and the indifferences। ये जो सारे डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है ये मैं आपको ऑलरेडी काफी दफा पढ़ा चुका हूँ कि डिप्रेशन में क्या क्या होता है, आप जानते हैं इसे। A major depressive episode persist for at least 2 weeks। अब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो होता है बेसिकली वो 2 हफ्ते तक लगातार रहना चाहिए। ये तो हम वैसे भी इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जब हम डायग्नोज करते हैं तो वो 2 हफ्ते तक लगातार रहे तो हम उसको डायग्नोज करते हैं। तो ये था बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जिसमें मेनिया या मिक्स्ड मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो आ जाते हैं। अब आ जाता है बाइपोलर 2। बाइपोलर 2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली मेनिया और हाइपोमेनिक एपिसोड्स, मोस्टली तो जो है हाइपोमेनिक एपिसोड्स होते हैं और साथ डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। In order to find out find in order for bipolar 2 to be diagnosed, the person must not have experience of full manic episode. However, one or more hypomanic episode and one or more major depressive episodes are required to merit diagnosis। इसमें होता क्या है कि फुल जो है वो हमें मेनिया दरकार नहीं होता, बाइपोलर 2 में फुल मैनिक एपिसोड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। But when we want to diagnose the patient with bipolar 2 disorders, there must be one or more hypomanic episodes and one or more depressive episodes। हाइपोमेनिया क्या होता है? अच्छा, अब यहाँ पे याद रखें, मैंने पहले भी लिख दिया था, अब दोबारा लिख देता हूँ इसके ऊपर भी कि हाइपोमेनिक प्लस डिप्रेसिव। बस इन चीजों को आपने याद रखना है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। इस तरह मैंने बाइपोलर 1 के ऊपर भी लिखा हुआ था मैनिक एंड मिक्स्ड। मैनिक या, बल्कि एंड नहीं आएगा, या आएगा। मैनिक या मिक्स्ड, क्योंकि मैनिक में भी अकेले हो जाता है और मिक्स्ड में भी हो जाता है ये बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस। और यहाँ पर मैनिक प्लस डिप्रेसिव, मैनिक और डिप्रेसिव दोनों होंगे तो ये होगा। इन ऑर्डर टू फॉर बाय, अच्छा हाइपोमेनिक एपिसोड आर माइल्डर वर्जन ऑफ द मेनिया। हाइपो का आपको वैसे मतलब पता है कि हाइपो का मतलब होता है थोड़ा, मैनिक का यानी कि कम मेनिया। हाइपोमेनिया, हाइपो का मतलब होता है कम, मेनिया मैनिक स्टेट, यानी कि जब मैनिक स्टेट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिक एपिसोड आर द माइल्डर वर्जन ऑफ मेनिया डिफाइंड बाय द माइल्ड टू मॉडरेटली एलिवेटेड मूड।
ऑप्टिमिज्म, प्रेशर ऑफ स्पीच, एक्टिविटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, वही चीजें जो सारी मेनिया में खसूसियात थी वो हाइपोमेनिया में है। जनरली हाइपोमेनिया डज नॉट इनहिबिट फंक्शनिंग एज मैनिक, कहते हैं जी कि हाइपोमेनिया जो है वो उतनी फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं करता बैडली जितना मेनिया करता है, एंड मे इवन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बल्कि ये क्या है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है समटाइम। बाइपोलर 2 कैन बी मोर डिफिकल्ट टू डायग्नोज, बाइपोलर 2 जो है वो डिफिकल्ट होता है डायग्नोज के लिए, क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें पता नहीं चल रहा होता हाइपोमेनिया, जैसे मैंने आपको कहा है कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो सम टाइम हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा है, ये इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है, क्योंकि हमें तो नजर आ रहा होता है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई नजर आ रही होगी तो फिर हम उसको डायग्नोज तो नहीं करेंगे। Bipolar 2 can be more difficult to diagnose because the hypomanic episode may simply appear as a period of the successful high productivity. Hypomania also tend to be reported frequently than a distressing, crippling depression. And so people with bipolar 2 are often misdiagnosed with major depressive disorder. Actually, hypomania also tend to be reported less frequently than a distressing, crippling depression, and so people with bipolar 2 are often misdiagnosed with. अच्छा, अब चूंकि डिप्रेशन हाइपोमेनिया तो आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो नजर आ रही होती है उसमें, और डिप्रेशन जो होता है बेसिकली वो आपको डिप्रेशन ही नजर आ रहा होता है। तो अब आपको लग ये रहा होता है कि पेशेंट को हाइपोमेनिया नहीं है, क्योंकि वो तो एक प्रोडक्टिव की तरफ जा रहा है, तो आपको लग रहा है वैसे तो ठीक है क्योंकि वो स्टेट गुजरती है, लेकिन जब वो डिप्रेशन की स्टेट आती है तो वो डिप्रेशन जो होता है वो फुल होता है। तो इसलिए बाज दफा पेशेंट को जो है वो मिस डायग्नोज कर दिया जाता है डिप्रेशन के साथ कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। पीपल रिटर्न टू देयर यूजुअल फंक्शनिंग बिगिन बिटवीन एपिसोड्स। अब दोनों जब हाइपोमेनिक और डिप्रेशन के एपिसोड के दरमियान वाला जो पीरियड होता है वो एक नॉर्मल फंक्शनिंग का होता है। ठीक है जी, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेसिव एपिसोड्स जो है वो बाइपोलर 2 है, और मेनिया और मिक्स्ड मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो बाइपोलर 1 है। उसके बाद आ जाता है साइक्लोथेमिक एपिसोड। अच्छा, एक चीज याद रखनी जो मैंने एंड पे बताई है, इस लाइन में मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि हाइपोमेनिया बाइपोलर 2 कैसे बना, हाइपोमेनिक एपिसोड, उसके बाद थोड़ा सा वक्फा, फिर डिप्रेसिव एपिसोड। अब हाइपोमेनिक एपिसोड्स जो है वो आपको लग नहीं रहा होता कि ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि उसमें इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी हुई होती है, वो इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी हुई होती जितनी मेनिया में होती है। लिहाजा जब कम होती है तो आपको लग रहा होता है कि बंदा जो है वो ठीक है, एनर्जेटिक है, काम कर रहा है। हम कहते हैं ना सम टाइम यार ये बंदा काफी एनर्जेटिक है, लेकिन हो सकता है वो एनर्जेटिक ना हो, वो हाइपोमेनिक हो। लेकिन चूंकि हाइपोमेनिक की इतनी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, लिहाजा हमें लग रहा होता है कि बंदा जो है वो जो है वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहा है और एक्टिव है। तो अब जब हाइपोमेनिक का जो फेज गुजर जाता है तो फिर आ जाता है नॉर्मल फेज, उसके बाद डिप्रेशन का फेज आ जाता है। अब डिप्रेशन का फेज जब आता है तो डिप्रेशन में हाइपो डिप्रेशन नहीं होता बल्कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मेजर सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन की, जिसकी वजह क्या होती है, हमें उस पूरे पीरियड में हाइपोमेनिक और मेजर डिप्रेसिव में सिर्फ मेजर डिप्रेसिव में मसला आ रहा होता है कि बंदे का मूड सैड हो गया है, फीलिंग डिटैच की फीलिंग हो गई, आराम साइड पे हो गया, बैठ गया है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बजाय इसके बाइपोलर 2 डायग्नोज करने के, क्योंकि हाइपोमेनिया भी है लेकिन हमें वो एक अच्छा पीरियड लग रहा है, हमें वो प्रोडक्टिव लग रहा है, इसलिए हम उसको मसले का हिस्सा ही नहीं गिन रहे। लेकिन साथ जब डिप्रेशन आया तो उसको हम मसला गिनते हैं, यार इसको डिप्रेशन है, तो हम उसको गलत डायग्नोज कर देते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको सही से रूल आउट करना चाहिए, फिर आप जाके कहीं सही डिसऑर्डर का डायग्नोज करेंगे। आगे आ जाता है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग मैनी मूड स्विंग्स। साइक्लोथेमिया क्या है, या साइक्लिक मूड होता है इसमें, साइक्लो से याद रखें, साइक्लिक मूड होता है इसमें एक दफा जो है मूड स्विंग आया, फिर खत्म हो गया, फिर आया, फिर खत्म हो गया, फिर आया, फिर खत्म हो गया। तो ये एक साइक्लिक है जो लंबे अरसे तक चलता है। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग मैनी मूड स्विंग्स। इसमें बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, ये माइल्डर फॉर्म होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की, विद हाइपोमेनिया एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली। ठीक है जी, जिनमें हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव सिम्टम जो है वो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे होते हैं। पीपल विद साइक्लोथेमिया एक्सपीरियंस इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ये क्या है इमोशनल अप्स एंड डाउन्स? अब कहते नहीं कि यार कभी ठीक हो जाता है, कभी मूड खराब हो जाता है इसका,
बट विच लेस सीवियर सिम्टम देन बाइपोलर 1 एंड 2 डिसऑर्डर। लेकिन क्या है, ये बाइपोलर 1 और 2 से लेस सीवियर होते हैं। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर्स इन कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं? फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल तक, period hypomanic and depressive symptoms, but symptoms do not meet the criteria for hypomanic or depressive episode। ठीक है, 2 साल तक जो है वो कम से कम हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम रहे, लेकिन इतने सिम्टम की सिवियरिटी नहीं होने चाहिए कि वो हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड का जो क्राइटेरिया है वो मीट कर जाए। ड्यूरिंग द 2 year period symptoms have lasted for at least half the time and half never stopped for more 2 months। During the 2 years period, अच्छा जी, इसमें जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लोथेमिया का, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वो स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग द 2 years पीरियड सिम्टम्स मूड लास्टेड फॉर हाफ ऑफ द टाइम, यानी कि 2 साल का जो मैं ये अरसा आपको कह रहा हूँ, फॉर एटलीस्ट 2 years, यानी कि 2 साल के अरसे के लिए जो है वो सिम्टम्स होनी चाहिए। अच्छा जी, फॉर एटलीस्ट 2 years, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल तक ये जो है ये सिम्टम्स होने चाहिए। तो ड्यूरिंग द 2 year पीरियड, अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, ड्यूरिंग द 2 year पीरियड्स हाफ मूड स्विंग जो है हैव लास्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ द टाइम, कम से कम 2 साल के पीरियड में 1 साल तक इस तरह के सिम्टम्स होने चाहिए ऑन एंड ऑफ, हाफ द टाइम। 2 साल का अरसा है, 2 साल के अरसे के लिए अगर इस तरह का मसला होगा तो हम उसको साइक्लोथेमिक डायग्नोज करेंगे। और क्योंकि 2 साल के अरसे में मैंने आपको कहा एपिसोड्स, तो ये जो एपिसोड्स हैं वो कम कभी आ रही हैं सिम्टम्स हाइपोमैनिक, कभी डिप्रेसिव आ रही हैं, कभी मूड ठीक हो गया है, कभी फिर हाइपोमैनिक सिम्टम्स आ रही हैं, कभी डिप्रेसिव आ रही हैं, और कभी फिर मूड ठीक हो गया है। यानी ऑल द टाइम मूड ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम 2 साल के अरसे में से हाफ का जो अरसा है वो इस तरह की सिम्टम्स रहनी चाहिए, तब हम इसको साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाता है अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। चौथा जो डिसऑर्डर है, पहला था बाइपोलर 1, फिर बाइपोलर 2 था, फिर साइक्लोथेमिक था, और उसके बाद अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, प्रीवियसली नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर एनओएस, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। This is the category that is diagnosed when the disorder does not fall within the specific subtype of the bipolar। यानी कि जब आपका जो पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो बाइपोलर की किसी भी टाइप में फिट ना हो, ना वो बाइपोलर 1 में हो, ना वो बाइपोलर 2 में हो, ना वो साइक्लोथेमिक में हो, ना ना किसी और में हो, तो उस वक्त फिर हम उनको अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस दे देते हैं। अदर बाइपोलर स्पेसिफाइड का डायग्नोसिस हम उसको दे देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है वो डिस्कस किया है। इसका चैप्टर जो है उसका नाम है बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगर कोई इश्यू होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।